जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस को कवर करेंगे। 2015 से लेकर के अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी के जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम इसके सिलेबस को कवर करेंगे। दोस्तों ये यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें पेट, वीडियो, लेखपाल, जूनियर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सप्लाई इंस्पेक्टर, मंडी परिषद, लोअर, विधान भवन रक्षक और वन रक्षक जैसे यूपी ट्रिपल एस सी के जितने एग्ज़ाम्स हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है। दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस पब्लिकेशन है घटना चक्र, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पर आधारित है। इसके अतिरिक्त दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आपको अलग से कंटेंट और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस जो है 40 मार्क जीके और जीएस से आएगा, जिसमें हिस्ट्री और जीके से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो हिस्ट्री में हम कहाँ से किस पोर्शन को कवर करेंगे, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, उसका जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज का अभ्युदय, ब्रिटिश राज का और सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये जो हमारा सिलेबस है उसमें उस सिलेबस यहाँ से इस पूरे सिलेबस से इस जो टॉपिक हैं यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हम ये सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के राजपूत काल यानी कि जो एंशियंट हिस्ट्री है भारत का, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ से एंशियंट हिस्ट्री से दोस्तों 112 क्वेश्चन हम यहाँ से कवर करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के। स्टार्ट करने से पहले दोस्त हम भारत का जो प्राचीन हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, टोटल पूरे एंशियंट हिस्ट्री को एक बहुत ही संक्षेप में समझ लेते हैं। ये आपको बेस बनाएगा, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसी के अराउंड सारे टॉपिक हैं, इसी के अराउंड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको एक छोटा सा बेस देगा पूरे एंशियंट हिस्ट्री को समझने में, एक स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि प्राचीन हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका टाइम पीरियड दोस्तों 20 लाख से 20 ईसा पूर्व से लेकर के 1206 ईस्वी तक का माना जाता है, जिसमें अलग अलग टॉपिक हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री पीरियड जिसे 20 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, जिसमें 2 टॉपिक हैं, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल में आप जानते हैं कि मनुष्य शिकारी जीवन, खानाबदोश जीवन जिंदगी जीता है। उसके बाद इसे 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें आग की खोज होती है, कृषि का खोज होता है, पशुपालन की खोज होता है, और पत्थरों का धीरे धीरे जो औजार के रूप में यूज करते थे उनका वो छोटा और नुकीला होता चला जाता है, धारदार होता चला जाता है। उसके बाद तांबे का यूज करने के कारण इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। अगला टॉपिक आता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड 2600 से लेकर 2600 BC से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक के समय को माना जाता है। इसमें आप जानते हैं कि भारत महाद्वीप में ये पहली शहरी सभ्यता थी, और यहाँ पे कुछ विशेषता थी, जैसे यहाँ की कुशल निकासी जल प्रणाली व्यवस्था और नगर नियोजन यहाँ का बहुत ही फेमस था। व्यापार होते थे दूसरे देशों से, और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मुख्य स्थल पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में स्थित है, और पूछ लिया जाता है कि उन स्थलों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। उसके बाद टॉपिक आता है वैदिक काल, वैदिक पीरियड, जो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को माना जाता है। और इस काल में आर्यों का आगमन होता है, वैदिक संस्कृति की नींव पड़ती है, उपनिषद और महाकाव्यों की रचना की नींव रखी जाती है। और आगे चल के ये ऋग्वैदिक काल 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से लेकर के 1000 BC तक के समय को माना जाता है। वहीं 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इसमें एक कबीलाई व्यवस्था के रूप में पशुपालन, कृषि जैसे चीज़ों में ये काम करते हैं। उसके बाद इसमें अलग अलग जो है उत्तर वैदिक काल में राज्य बनने लगते हैं, छोटे छोटे अलग अलग, वर्ण व्यवस्था मजबूत हो जाती है। और आगे अगला टॉपिक आता है महाजनपद काल तथा बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। यहाँ पे जो 16 महाजनपद हैं, यहाँ पे उनका निर्माण इसी कालखंड में होता है, 600 से लेकर के 321 ईसा पूर्व, और यहीं पे बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव होता है, उनका विकास होता है। आगे अगला टॉपिक आता है मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, जिसका टाइम पीरियड लगभग 321 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उसके बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक आता है, जो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लेता है। अगला टॉपिक आता है उत्तर मौर्य काल, 185 ईसा पूर्व से लेकर के 320 ईस्वी तक चलता है।
और इसमें जो है कुछ भारतीय शासक शासन करते हैं, शुंग, कंड और सातवाहन, और उसी के पैरेलल में कुछ विदेशी शासक शासन करते हैं, हिंद, यवन, शक, पहला, कुषाण, ये शासन करते हैं, इसी के पैरेलल में शासन करते हैं। अगला टॉपिक आता है कि गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर, जिसका टाइम पीरियड 320 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को माना जाता है। और इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान शासक शासन करते हैं, जिसे कला विज्ञान का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसमें आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी जैसे जो 9 विद्वानों की मंडली होती थी, ये इन्हीं के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में होती है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है उत्तर गुप्त काल, पोस्ट गुप्त पीरियड, जिसमें छोटे छोटे शासक शासन करते हैं, जैसे पुष्यभूति वंश है, और पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महान शासक हुए हैं। आगे राजपूत शासक होते हैं, जिसमें गुज्जर, प्रतिहार, गढ़वाल, परमार, चंदेल, चौहान जैसे शासक शासन करते हैं। कुछ विदेशी शासक जो हैं शासन करते हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी इसी समय आक्रमण करता है। और इसी के पैरेलल में दोस्तों ये उत्तर भारत में शासन चल रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में भी इसी के पैरेलल में शासन चलता है, जिसे दक्षिण भारत का साम्राज्य साउदर्न इंडियन किंगडम कहा जाता है, जो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व ईस्वी तक चलता है, जिसमें पल्लव और चोल, चेत, पांड्य के जो इनका संयुक्त रूप से संगम काल इसे कहा जाता है। चालुक्य शासन करते हैं। राष्ट्रकूट बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इसी के पैरेलल में शासन करते हैं। आगे होयसल यहाँ पे शासन करते हैं। तो ये हो गया एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का। ये उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर मिला होगा, आपको थोड़ा सा बेस मिला होगा। देखिए आगे हम इसी पे क्वेश्चन हल करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम बढ़ें, एक कोट देख लेते हैं। खुद पर विश्वास रखो, तुम जो भी हासिल करना चाहो वो हासिल कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक। ये इनका मानना है कि पहले खुद पर विश्वास रखो, आप विश्वास रखो अपने ऊपर कि मैं जो सिलेबस है उसको मैं कवर कर लूँगा, और सिलेबस को कवर कर लिया है तो क्वेश्चन को भी एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स मिलेगा, हमें सफलता मिलेगी। लेकिन अपने ऊपर विश्वास पहले करो, विश्वास करो अपने ऊपर, ज़रूर वो जो चाहते हो वो मिल जाएगा, लेकिन इसके पहले खुद पर विश्वास रखो। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो हमारा पहला टॉपिक है, ये पेट के सिलेबस जो हमारे पेट के सिलेबस में दिया है उस एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस आर राव ने किया है। ये लोथल कहाँ पर है दोस्त? ये गुजरात में है, ये एक बंदरगाह था। और बात करें अन्य ऑप्शन की तो ये दयाराम साहनी, ये इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, हड़प्पा जो स्थल है उसका खोज किया था। राखलदास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसका खोज किया था। आर एस बिष्ट जो हैं ये धौलावीरा का खोज किए थे। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था। तो दोस्त हम यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे देंगे और हर जो एग्जाम में पूछा गया है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हम बार बार इसे बताएंगे नहीं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक माइंडसेट मिलेगा कि यूपी त्रिपल किस लेवल का क्वेश्चन पूछती है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछती है, उसी दिशा में आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत ही जल्द ही सिलेबस कवर कर लेंगे और आप अच्छा मार्क हासिल करेंगे। ये हम जो हड़प्पा पूरा स्थल है उसके स्थलों को देख लेते हैं। एक आपको ये मैप जो है आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, इससे आपको बहुत ही क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम इसके मैप को देख लेते हैं। पहले हम पाकिस्तान के स्थलों को देख लेते हैं जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं। आप यहाँ पे मैप में देखेंगे तो यहाँ पे एक हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये उसके बाद मोहनजोदड़ो है जो ये सिंध नदी किनारे स्थित है, और एक कोटदीजी है, ये गंवेरी वाला है, और इसके बाद ये चौंदड़ो है यहाँ पे, ये आमरी, बालाकोट और ये सुतका गेंडोर। ये सबसे हड़प्पा काल का हड़प्पा जो पूरा स्थल थे उसका जो है सबसे पश्चिमी जो स्थल है वो सुतका गेंडोर था। ठीक है, अब हम भारत के स्थलों को देख लेते हैं। मांडा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और हरियाणा में दोस्तों ये राखीगढ़ी, मिथातल और बनावली ये हरियाणा में स्थित है। कालीबंगन जो है ये दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। आपको एक ये स्थल देखने को मिलेगा रोपण, ये पंजाब में स्थित है। और आगे बढ़ें तो दोस्त यहाँ पे धौलावीरा है, ये भारत का एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल, जो भारत में हड़प्पा कालीन स्थल हैं जितने स्थल हैं उसमें से एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसे यूनेस्को का
जो है धरोहर स्थल घोषित किया गया है, 2021 में घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो स्थल हैं गुजरात में, ये नागेश्वर है, रंगपुर है, ये देखिए लोथल। लोथल देख सकते हैं आपको यहाँ पे, ये समुद्र के किनारे स्थित है और ये लोथल जो है ये एक बंदरगाह था, ठीक है। लोथल और देख सकते हैं सुतका गिंडोर, ये जो दो स्थल थे ये बंदरगाह थे, ठीक है ना। जो भारत में ये लोथल बहुत ही पूछा जाता है, धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भारत में जितने भी स्थल हैं उसमें ये जो कुछ स्थल हैं जो बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। यहाँ से अलग अलग आपसे पूछ लेगा कि ये स्थल किस राज्य में स्थित हैं, पूछ लेगा आपसे कि ये स्थल किस राज्य में स्थित हैं, और पूछ सकता है कि इन स्थलों से कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से हड़प्पाकालीन स्थल हैं और ये किस नदी के किनारे स्थित हैं और किस देश में और किस राज्य में स्थित है, इनकी खोज किसने किया था। तो हड़प्पा जो है जो ये दोस्त ये रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है और ये पंजाब के साहिवाल ज़िला में स्थित है। पाकिस्तान का जो साहिवाल ज़िला है वहाँ पे ये हड़प्पा स्थित है। इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। माधव स्वरूप बोस और व्हीलर ने भी इसमें सहयोग दिया था। मोहनजोदड़ो दोस्त ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी और मैके और व्हीलर ने किया था। दोस्त आप ये कुछ दूसरे एग्जाम में पूछा गया है कि लरकाना जो है ये मोहनजोदड़ो किस ज़िले में पड़ता है, तो ये लरकाना ज़िला याद रखिए। हड़प्पा भी पूछा गया है कि किस ज़िले में पड़ता है, तो ये साहिवाल ज़िला में पड़ता है, क्योंकि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा स्थल थे, हड़प्पा काल जो संस्कृति थी वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है। यहाँ से बहुत ही वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से आपको महान स्नानागार मिलता है, इसलिए ये जो है ना बहुत ही मुख्य स्थल हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चौंदड़ो दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नवाब शाह जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। मैके और NG मजूमदार ने इसका खोज किया था। कालीबंगन दोस्तों यह घग्गर नदी के राजस्थान और के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। अमलानंद घोष और VB लाल और VK थापर ने इसका खोज किया था। कोटदीजी दोस्तों ये सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर स्थित है। इसे फजल अहमद ने खोज किया था। रंगपुर दोस्तों ये मादर नदी के किनारे स्थित है और ये गुजरात के काठियावाड़ जिला, और ये इसका खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था। आगे देखें दोस्तों, ये रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब के रोपड़ ज़िला में पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। रोपड़ ज़िला है, ठीक है, और रोपड़ ज़िले में ये रोपड़ स्थल स्थित है। इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। लोथल दोस्तों ये भगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िला में स्थित है, और इसे रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे क्वेश्चन में, सबसे टॉप पे ये पहला क्वेश्चन था ना, ये पूछा गया था। आलमगीरपुर दोस्तों ये हिंडन नदी के किनारे स्थित था और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। सुतका गोंडोर ये दशक नदी किनारे पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है, और ये अरिल स्टाइल ने इसका खोज किया था। बनावली दोस्तों ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ये हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है, और ये रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था। धौलावीरा दोस्तों ये लूनी नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। खादी द्वीप पर JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था। यही स्थल है दोस्तों जो भारत का यूनेस्को स्थल है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम जल्दी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ये आपने थ्योरी देख लिया। ये दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर, रोपड़ दोस्तों। ये स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पाकालीन स्थल था जो पंजाब के रोपड़ जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल, इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, लोथल। इसको हमने मैप में दिखाया था, लोथल और सुतका गिंडोर। तो वो मैप आप याद रखिएगा, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त D नंबर, धौलावीरा दोस्तों। ये 3 भागों में डिवाइड था, और अन्य जो स्थल थे वो 2 भागों में डिवाइड होते थे। एक जो है ऊपरी स्थल जिसे कहते थे, जिसे नगर या दुर्ग कहते थे। दूसरा जो स्थल होता था वो पूरब में स्थित होता था, और ये आवासीय स्थल या निचला स्थल इसे कहते थे। लेकिन धौलावीरा जो स्थल था इसमें ये 3 भागों में डिवाइड था। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि हड़प्पा
स्थल का सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसका सबसे पहले संक्षिप्त खुदाई किया गया था। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक भी थे। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक थे और इन्होंने हड़प्पा स्थल का संक्षिप्त खुदाई किया था 1870 के दशक में, और इसका बड़े पैमाने पर खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको चूज करना है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करते थे। सिंधु लोग, सही है, मेहरगढ़ में इसका साक्ष्य मिला था। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, गलत है। वहाँ पे भंडार गृह है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे स्थलों पे, अलग अलग स्थलों पे भंडार गृह मिलते थे। ये ऑप्शन गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। पश्चिम बंगाल में नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घोड़े के बड़े पैमाने पर पालन की कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। हालांकि सुरकोदड़ा में घोड़े का साक्ष्य मिलता है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे नहीं इसका पालन होता था। ये ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में पहले की बसावट की विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वो राखीगढ़ी हो जाएगा। ये नंबर हरियाणा में राखीगढ़ी पड़ता है। यहाँ पे इस हड़प्पा स्थल दोस्तों वो 2-3 टाइप में विकसित हुआ था। ये विकसित हड़प्पा स्थल जो हम पढ़ते हैं वो विकसित हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो शुरुआती हड़प्पा स्थल था वो इसमें हाकरा मृदभांड जो पाए गए हैं वो राखीगढ़ी में पाए गए हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ता है? तो बनावली दोस्तों ये हरियाणा के हिसार में पड़ता है। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा स्थल किस राज्य में पड़ता है। तो यहाँ बनावली जो दोस्तों ये हरियाणा में पड़ता है। इसको हमने मैप में देखा। मैप आप अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या होता था कि पहले मोम की एक प्रतिमा बना दी जाती थी, ठीक है, फिर उसके बाद इस पर मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती थी इसके ऊपर, और इसे नीचे एक छेद कर दिया जाता था और फिर इसे पिघलाया जाता था। तो मोम पिघल करके इसी छेद से बाहर आ जाते थे, और फिर उसके बाद इसी छिद्र से कांसे को गला करके इसमें डाल दिया जाता था और उसी स्ट्रक्चर में प्रतिमा बन के तैयार हो जाती थी। तो इस टेक्निक को दोस्तों मोमलोपी ढलाई कहा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। हम अलग अलग जो स्थल थे दोस्तों वहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी हड़प्पा स्थल थे और वहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। मोहनजोदड़ो से दोस्तों महान स्नानागार, ये देखिए महान स्नानागार है, महान स्नानागार, भंडार गृह, पशुपति और मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। 3 मुख वाला पुरुष ध्यान मुद्रा में मिलता है। कपड़े के टुकड़े मिलते हैं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिलती है। पशुपति की मुहर मिलती है। हड़प्पा स्थल से दोस्तों स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिलता है, वहाँ पे एक सिंगी पशु का मुहर मिलता है। मेहरगढ़ से दोस्तों कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है। बनावली से हल का टेराकोटा का साक्ष्य मिलता है। और कालीबंगन से दोस्तों जूते हुए खेत मिलते हैं। ये जूते हुए खेत कालीबंगन से मिलते हैं। अलंकृत ईंट कुओं के साथ मकान के जो साक्ष्य मिले हैं ये कालीबंगन से मिले हैं। लोथल से दोस्तों ये लोथल जो है ये बंदरगाह शहर था, यहाँ पे युगल समाधियाँ मिली हैं। गोदी खाना शिल्प केंद्र यानी कि यहाँ पे वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। धौलावीरा जलाशय यानी टैंक मिला है, ये देख सकते हैं टैंक है, जलाशय है, धौलावीरा में पाया गया था। और ये बांधों का निर्माण यहाँ पे पाया गया है दोस्तों। यही धौलावीरा है जिसे
यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला जो स्थल है रंगपुर, वहाँ से तिल और सरसों के ढेर मिले हैं। नागेश्वर और बालाकोट से दोस्तों शंख मिला है। दायमाबाद से दोस्तों रथ का पहिया मिला है। सुरकोटदा से घोड़े का कंकाल मिला है। और सुरतगई से नहर के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड, यज्ञ के लिए अग्निकुंड मिले हैं। लोथल और सुतका गिंडोर से हड़प्पा, ये लोथल और सुतका गिंडोर जो है ये हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको हमने मैप में इन स्थलों को देखा है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिली है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि सिंधु सभ्यता से घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सुरकोटदा में मिले हैं। देख ले, ये 2-3-4 क्वेश्चन मिल चुके हैं जहाँ से पूछा गया है किस स्थल से कौन से अवशेष मिले हैं। अब अगला टॉपिक आता है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। वैदिक संस्कृति, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, योग वेद जो है दोस्तों वो उपवेद नहीं है। इसके अतिरिक्त जो धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र वेद, ये आयुर्वेद और इसके अतिरिक्त गंधर्व वेद, शिल्प वेद, और ये जो है कुछ उपवेद हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ लोग तूफान को भी ऑप्शन को मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो वर्षा व चक्रवात के देवता हैं और इन्हें युद्ध का भी देवता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि पंचगव्य में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, ये तुलसी जो है ये पंचगव्य में शामिल नहीं होता है। पंचगव्य में दोस्तों गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर इसमें शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजनी प्रथा का सबसे पहले उल्लेख दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में किया गया था। जो महाजनी प्रथा, जो सूद पे यानी कि ब्याज पे धन देते हैं उन्हें महाजन कहते हैं। ये जो प्रथा है ये शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस ब्राह्मण मूल पाठ हैं? किस मतलब ये वेद हैं, किन वेदों के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो दोस्तों जो आप जानते हैं कि वेद 4 हैं और इन्हीं वेदों को अच्छे से व्याख्या करने के लिए, वेदों की व्याख्या करने के लिए गद्य के रूप में ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं और प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो इसको हम इन ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, यज्ञ विधि, कर्मकांड, अनुष्ठान, इनके नियम लिखे गए होते हैं। थोड़ा सा गद्य रूप में सरल भाषा में लिखे गए होते हैं और अलग अलग वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। उसको हम देख लेते हैं। ये वेद हैं, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी है और यजुर्वेद में ये तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद जो है ये पंचविश इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, शतपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये यजुर्वेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण कहलाते हैं। जो आसान भाषा में लिखे गए हों, गद्य प्रकरण में लिखे गए होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों उपनिषद की बात करें तो ये इसमें दार्शनिक विचार होते हैं और इसमें मोक्ष की व्याख्या जैसे चीज़ों पे फोकस किया गया है। संहिता दोस्तों, ये जो वेद हैं उनको चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आरण्यक की बात करें दोस्तों तो ये आरण्य आप जानते हैं, आरण्य जो है ये आरण्यक जो है वन से संबंधित इसका अर्थ होता है और इसमें कर्मकांड के साथ साथ ध्यान, उपासना की व्याख्या की गई होती है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावित्री देवता, जिसे सूर्य का देवता भी कहते हैं। और ऋग्वेद में तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है। और ऋग्वेद की बात करें दोस्तों तो ये देवताओं को आवाहन के लिए इसमें मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र इसमें लिखे गए हैं। इसे 10 मंडल में डिवाइड किया गया है, 128 सूक्त इसमें शामिल हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त इसमें शामिल हैं। ये दूसरे एग्जामों में पूछा गया है, हो सकता है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास और सतलज। आप जानते हैं कि ये 5 नदियाँ, जैसे झेलम हो गया और इधर चेनाब हो गया और इसमें रावी और उसके बाद ये सतलज में आके ब्यास मिलती है, इन्हीं 2 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो सबसे नीचे की 2 नदियाँ हैं ब्यास और सतलज। अगले हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेद जो आंशिक रूप में एक गद्य की कृति है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो यजुर्वेद हो जाएगा। सी नंबर। यजुर्वेद को दोस्तों गद्य और पद्य के रूप में लिखा गया है और ये एक ऐसा मात्र वेद है जिसमें गद्य और पद्य के रूप दोनों रूप में लिखा गया है। तो ये गद्य कृति आंशिक रूप में किसमें मिलती है? तो ये यजुर्वेद में मिलती है। और सबसे पुराना वेद दोस्तों ये ऋग्वेद है और सबसे नया जो वेद है दोस्तों ये अथर्ववेद, सबसे बाद में जो लिखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा वेदांग के नाम से जाना जाता है। और हमने आरण्यक के बारे में देखा, उपनिषद और ब्राह्मण के बारे में देखा ही है। कुछ वेदांग लिखे गए हैं, जैसे वेदांग क्यों लिखे गए हैं? इसे वेदों को समझने के लिए आसानी से समझ में आए इसलिए वेदांगों की रचना की गई। जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ये कुछ वेदांग हैं। ठीक है, जिसकी रचना की गई है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भरत की पत्नी थी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। मेघनाथ ये रावण का पुत्र था और सुग्रीव ये बाली का भाई और राम का सहयोगी था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 दिनों तक लड़ी गई थी। सिंहासन के लिए कुरु और पांडवों में लड़ाइयाँ चलती हैं। इसी में कृष्ण जी गीता का संदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और द्वैतदती के बीच के भूभाग के नाम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। जो सरस्वती नदी थी और दृश्यदती जो हरियाणा के क्षेत्रों में बहती है, घग्गर नदी जिसे कहते हैं, आज के समय उसे घग्गर नदी कहते हैं, पहले इसे दृश्यदती के नाम से जानते थे। उसके जो क्षेत्र के बीच की नदी है उसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। वैदिक, आप जानते हैं कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी दोस्तों वो सरस्वती थी, जिसे नदी तमा और ऐसे नामों से जानते थे, नदी तमा भी इसे कहते थे। और दृश्यदती जो नदी थी उसे घग्गर कहते हैं, जिसे आज झेलम कहते हैं उसे वितस्ता कहते हैं। और जो रावी थी उसे परुषणी कहते हैं, आज रावी जो है उसे परुषणी कहते हैं। और सतलज जो है जो उसे सतुद्री कहते थे। ब्यास जो है आज जो है उसे विपाशा कहते थे। गंडक को सदा नीरा कहते थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बौद्ध धर्म से अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध, जीवन और शिक्षाएँ, ये हमारे टॉपिक में, हमारे पेट के सिलेबस में शामिल यही शब्द लिखा गया है। ठीक है, तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बोध गया हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण होता है, इनकी मृत्यु होती है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। ऋषि पत्तन सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। राइट आंसर भी हो जाएगा बौद्ध, क्योंकि वहाँ पे बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में हुए थे। और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और इनका निर्वाण जो हुआ था, निर्वाण प्राप्ति कुशीनगर में हुआ था। इसी तरह से आप क्वेश्चन को हल करें, एक एक ऑप्शन को देख के अच्छे से क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से आपको सही से समझ में आएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद आंसर दें। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम
को किस रूप में जाने जाने लगा? तो बुद्ध के रूप में इन्हें जाना जाने लगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ऑप्शन में देखें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, महाबोधि मंदिर समूह। और वैसे ये भी नहीं होना चाहिए, सारनाथ से उन्होंने दिया था, तो सारनाथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर, ये ऑप्शन ही नहीं मैच करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये ही सही होना चाहिए। ये तो बहुत बाद में बने हैं, ये ऑप्शन सही हो जाता है। वैसे राइट आंसर तो होना चाहिए ऋषिपत्तन सारनाथ, लेकिन आप ऑप्शन नहीं है तो आप इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, निरंजना नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? जब वो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया जाने से पहले, उन्होंने 6 साल तक कहाँ पे ध्यान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डुंगेश्वरी गुफा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर कुशीनगर हो जाएगा, बी नंबर। बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्ति, और राजगृह में उनको वहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। वैशाली में भी बौद्ध संगीति होती है, राजगृह में पहली, वैशाली में दूसरी होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसी का राइट आंसर बी हो जाएगा, कुशीनगर। इसी की देखिए, इसी क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन है, कैसे घुमा घुमा के पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, आप क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को पढ़ें। सारनाथ में ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, वहाँ पे उनका जन्म नहीं हुआ था, सारनाथ में इनका परिनिर्वाण नहीं हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बड़े बड़े लिखे गए हैं, लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप पढ़ें, उसके बाद अच्छे से समझने के बाद आंसर दें। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उन्होंने सारनाथ में दिया था, बी नंबर हो जाएगा। वाराणसी भी दिया है, वाराणसी में ही तो सारनाथ है, लेकिन यहाँ पे सारनाथ दिया है ऑप्शन में, इसलिए सारनाथ लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में उन्होंने उपदेश दिया था। तो इस घटना को जो उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। और जो कुछ घटनाएं घटित हुई थी, जैसे उनका जन्म हुआ था, जब उन्होंने गृह त्याग किया था, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और उसके बाद जब ज्ञान जो है देते हैं तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उनका जब मृत्यु हो जाता है उसे निर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि बुद्ध ने किस स्थान पे अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वही क्वेश्चन है। धर्मचक्र सूत्र का उपदेश कहाँ पे दिया था महात्मा बुद्ध ने? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सारनाथ में दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन, वही क्वेश्चन है। अलग अलग तरह से पूछा गया है, ये क्वेश्चन अलग है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो पहला बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों वो राजगीर में किया गया था। आप जानते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे कश्मीर में चौथा हुआ था। और देखिए बौद्ध संगीतियाँ 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, और ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग राजाओं के शासनकाल में हुआ था, अलग अलग उन्होंने अध्यक्षता किया था। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में, महाकाश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होती है, कालाशोक के शासनकाल में सबकामी इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है, अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में, और ये वसुमित्र या अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे।
तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों का आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, उपासका पिटक, ये इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं त्रिपिटक में तीन ग्रंथ हैं। बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ इन्हीं 3 ग्रंथों को कहा जाता है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। जिसमें सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध जो उन्होंने संदेश दिया था वो सुत्त पिटक में है, और विनय पिटक में जो साधु संत होते हैं, बौद्ध भिक्षुड़ी होते हैं, उनके नियमों का उल्लेख कहाँ किया गया है? वो विनय पिटक में। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो दर्शन हैं उसे अभिधम्म पिटक में शामिल किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कुंडल वन में, और यहीं पे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में डिवाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्ति किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो वैशाली हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। वैशाली में दोस्तों महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, श्रावस्ती में भी वो जाके उपदेश दिए थे, और राजगीर में दोस्तों ये पहला जो है बौद्ध संगीति होता है। इस तरह से आप ऑप्शन को भी मैचिंग करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो कैसे मैचिंग करेंगे? ठीक है, इस तरह से आप गेस करके भी लगा सकते हैं। ये सब क्षमताएं आप जब क्वेश्चन को हल करते हैं इस तरह से उन्हें डेवलप कीजिए। कैसे क्वेश्चन को गेस करें, ऑप्शन के हिसाब से कैसे प्रश्न को सही करें। आप मॉक टेस्ट देते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो इस टेक्निक को डेवलप कीजिए, धीरे धीरे डेवलप होगी और एक दिन आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हल करने लगेंगे ऑप्शन के माध्यम से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन दोस्तों ये बौद्ध दार्शनिक थे। ये बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने शून्यवाद सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, माध्यमिक दर्शन का इन्होंने खोज किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी दोस्तों ये बहुत ही पुराना शहर है। सारनाथ और कुशीनगर तो ये तो बुद्ध के बाद होता है, उससे पहले वाराणसी जो है ये महाजनपद हुआ करता, 16 महाजनपद, मतलब बहुत ही पुराना ये शहर इस है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई किस राज्य में स्थित हैं? त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जीवक। दोस्तों ये भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक था। जो ये निजी चिकित्सक जो दरबारी वैद्य था कहाँ का? वो राजा बिंबिसार जो हर्यक वंश के राजा थे, जिन्होंने इसकी स्थापना किया था हर्यक वंश का, राजा बिंबिसार का ये दरबारी वैद्य राजवैद्य था। इसको इन्होंने महात्मा बुद्ध के चिकित्सा के लिए भेजा था। ठीक है, और अजातशत्रु उसका पुत्र था राजा बिंबिसार का। राहुल जो है दोस्तों ये महात्मा बुद्ध के पुत्र थे, और सारिपुत्र ये एक बौद्ध संत थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये हर्मिका कहलाता है। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। स्तूप में दोस्तों ये जो अंडे का आकार का आप देख रहे हैं, इसे अंड या अंडा कहते हैं, हिंदी में अंड कहते हैं। ठीक है, और ये इसके जो किनारे वाला जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं चारों तरफ, इसे जो है ये वेदिका कहते हैं। जो रेलिंग जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे वेदिका कहते हैं। और ये जो गेट देख रहे हैं, ये गेट इधर गेट इधर, इसे तोरण कहते हैं, तोरण द्वार इसे कहते हैं। और ये जो बीच वाली हिस्सा देख रहे हैं, ये अंडा जो है अंड के बगल पीछे वाला, इसे मेधी कहते हैं। ये जो है मेधी स्ट्रक्चर है। और ये मेधी और ये वेदिका के बीच में ये छोटा सा पतला सा एक रास्ता होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं।
प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इसी जैसे मंदिरों में चारों तरफ से लोग घूम घूम के चक्कर लगा कर पूजा करते हैं, उसी तरह से इस वेदी के चारों तरफ का ये जो स्थल है उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अंड जो है, अंड का जो है ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये रेलिंग जैसी जो बनी है, ये वाली रेलिंग वाला स्ट्रक्चर जो है इसे हर्मिका कहते हैं। ये सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, यहाँ पे ईश्वर का स्थान माना जाता है ये, ठीक है, इसे हर्मिका कहते हैं। और हर्मिका में ये जो डंडे जैसी संरचना आप देख रहे हैं इस टाइप का, देखिए यहाँ पे ये डंडे जैसी संरचना, हर्मिका में ये जो डंडे जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे यष्टि कहते हैं या मस्तूल इसे कहते हैं, ठीक है। और उसी में ये छतरी जैसी जो है देख रहे हैं उसे छतरी कहते हैं। ये छोटे छोटे गोले जैसे ये तीनों स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, छतरी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि प्राचीन इतिहास में अंड के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना, जो हम ऊपर देखें बालकनी जैसी संरचना ऊपर वाला जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका में एक मस्तूल निकला था जिसे कहते हैं, जो डंडे जैसी संरचना को क्या कहते हैं, यष्टि कहते हैं, ठीक है, यष्टि कहते हैं। और उस पर जो छतरी जैसी लगी थी उसे छतरी कहते हैं, ठीक है। और पूरे स्ट्रक्चर को स्तूप कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जैन धर्म। जैन धर्म, महावीर और उनकी जीवन शिक्षाएँ। जैन धर्म को हम एक बहुत ही संक्षेप में देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक चिन्ह साण था। और 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो हैं ये महावीर स्वामी थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शेर था, ठीक है, सिंह शेर था। इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों ये वैशाली में होता है। बचपन का नाम इनका वर्धमान, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। ज्ञान प्राप्ति जिरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे हुआ था। उपदेश इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। मृत्यु जो पावापुरी राजगीर में होता है। त्रिरत्न दिया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। पंच महाव्रत इन्होंने दिया था, अहिंसा, सत्य, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और ईश्वर में विश्वास इनका रहता है, कई जगहों पे नहीं मिलता है। और इन ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन वो तीर्थंकरों को ईश्वर से ऊपर रखते हैं, ठीक है। कई बार इन्हें अनीश्वरवादी भी कहा जाता है। आत्मा की मान्यता है और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कर्मवाद में विश्वास करते हैं कि जो जैसा करेगा उसी रूप में उसका जन्म होता है। और इनमें कुछ मौलिक सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत हैं। प्रसिद्ध शासक रहे हैं उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। प्रसिद्ध स्थल जो हैं गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक और मथुरा, खजुराहो, माउंट आबू, ये जो स्थल हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड हैं। अब हम यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला जो है जैन तीर्थंकर, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, तो ये ऋषभदेव, यानी यहाँ पे ऋषभ आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। महावीर इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। आप पद्मनाथ पता नहीं कौन से थे, इतने रटने की जरूरत नहीं है। आप पहले दूसरे को जान लीजिए और लास्ट के दो को जान लीजिए, शुरू के दो को जान लीजिए। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर, अंतिम और 24वें और अंतिम थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये राइट आंसर जिम्बिक ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का क्या अर्थ होता है? जिन का मतलब विजेता होता है। जिन मतलब विजेता, जिन्होंने अपने प्रेम, राग, द्वेष, अनुराग, अहंकार पे विजय प्राप्त कर लिया हो, उन्हें जिन या विजेता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं जो उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो इसमें सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक आचरण हमने ऊपर देखा था ना, ये राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय
कैवल्य, जिसका अर्थ है कैवल्य, मतलब इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य का अर्थ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो इसका सबसे मौलिक महत्वपूर्ण सिद्धांत दोस्तों ये डी नंबर अहिंसा। वैसे आप ऑप्शन देखेंगे वैराग्य, कर्म, निष्ठा, ये सब भी कहीं ना कहीं इसमें इसके भाग हैं, लेकिन अहिंसा जो है इसका मौलिक सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत यहाँ पूछा है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अहिंसा का जितना उल्लेख जो है जैन धर्म में किया गया है, उतना जितनी मान्यता अहिंसा उसमें है और किसी धर्म में नहीं, इसकी इतने बड़े लेवल पे इसकी मान्यता नहीं है। यहाँ तक कि ये पत्थरों जल में भी ईश्वर को मानते हैं, रास्ते पे चलते हैं तो उनकी छड़ी लेके चलते हैं, कहीं हमसे चींटी या ऐसी चीज़ें ना दब जाएं। तो अहिंसा का जो है बहुत बड़े लेवल पे इसका प्रयोग किया जाता है जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन दोस्त, महावीर और उनके अनुयायी की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया, यानी कि 500 ईसा पूर्व लिखा गया, 1500 वर्ष पहले लिखा गया। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वल्लभी गुजरात में लिखा गया था 500 ईसा पूर्व पहले, 500 ईस्वी में। ठीक है, आप जानते हैं कि 2 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ये बौद्ध संगीतियाँ 2 हुई थी। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों 512 में हुआ था और ये वल्लभी गुजरात में हुआ था, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 1500 वर्ष पहले कहाँ पे हुआ था, तो वह वल्लभी में हुआ था। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है मौर्य वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें सम्राट अशोक स्पेशली फोकस्ड है। ठीक है, मेगास्थनीज निम्नलिखित मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी थी, वह मूल रूप से किस देश के थे? पूछा है मेगास्थनीज किस देश के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्रीस से थे। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, वही क्वेश्चन है, डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों पुरानी जो बुकें लिखी गई, जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो अधिकांश संस्कृत में ही लिखी गई हैं। तो आप संस्कृत नहीं आ रहा है तो संस्कृत मारिए। ठीक है, ये जो विशाख दत्त, ये मुद्रा राक्षस जो है, इस मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन जो समाज है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके लेखक कौन से हैं? वो विशाख दत्त हैं और ये संस्कृत में लिखा गया है। नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो नगरपालिका प्रशासन के लिए सबसे व्यवस्थित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया था। और नगरपालिका जो शहर होते थे उनको चलाने के लिए कई समितियाँ होती थी। तो ये जो नगरपालिका प्रशासन जो बहुत विस्तृत तरीके से किसने फॉलो किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में फॉलो किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय में जो है ये बिंदुसार इस संप्रदाय को मानते थे। आजीवक मोखली पुत्र गोसाल, ऐसे ही इन्होंने इसकी आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 13वां अभिलेख जो है दोस्तों ये कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है और यही 13वां शिलालेख जो है दोस्तों उनका सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। और ये अशोक जो हैं अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पे कलिंग पर आक्रमण करते हैं और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये 13वां जो शिलालेख था वहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। और इसी के बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोसली हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। पूर्वी प्रांत की राजधानी बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। उत्तरी जो प्रांत था, उत्तरापद जिसे कहते थे, वो तक्षशिला था। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि अशोक के प्रशासन जो है वो पूरा उनका साम्राज्य 5 राज्यों में डिवाइड था, उत्तरा, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और पूर्वी प्रांत। उत्तरापथ की राजधानी दोस्तों वो तक्षशिला थी और अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी,
पूर्वी प्रांत की राजधानी जो पूछा गया था वो पाटलिपुत्र में थी, ठीक है। और जब राजा अशोक जो है राजा नहीं बने थे, वो उस समय अवंती के राज्यपाल थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो उज्जैनी था, स्वर्णगिरी भी था, तक्षशिला भी था, इंद्रप्रस्थ नहीं था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा था 5 पूरे साम्राज्य जो है 5 भागों में डिवाइड था, 5 राज्यों में डिवाइड था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा कामरूप। कामरूप दोस्तों ये असम में पड़ता है। जो कामाख्या मंदिर है वो आसपास का क्षेत्र जो है वो कामरूप में पड़ता था। और ये जो क्षेत्र था ये जो है ये अशोक के साम्राज्य में नहीं पड़ता था। बाकी कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक लेकर के वहाँ तक अफगानिस्तान तक का कांधार, काबुल, ये जो क्षेत्र थे वो मौर्य साम्राज्य के अधीन आते थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कौन सा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, शहबाजगढ़ी हो जाएगा। इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। ध्यान में रखिएगा दोस्त कि अशोक के शिलालेख जो हैं वो कई भाषाओं में लिखे गए थे। अरामेइक, खरोष्टी, ब्राह्मी, इन भाषाओं में लिखे गए थे। तो जो पश्चिम के प्रदेश थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वो खरोष्टी और अरामेइक में यूज किया गया था। और बाकी जो भारतीय क्षेत्र में पड़ता वो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषाओं में लिखा गया था। तो शहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो भी क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ अरामेइक और खरोष्टी में इसका अभिलेख वहाँ पे लिखे गए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख है। तो 13वां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा शिलालेख है। और इसी 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। स्तंभ जो है ये मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है, क्योंकि ये पहले भारतीय शासकों में नहीं पाया जाता था। बाकी चैत्य, स्तूप, बारादरी ये भारतीय शासकों द्वारा पहले भी यूज किया जाता था, लेकिन स्तंभ जो है ये जो है मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है। अशोक ने सबसे पहले स्तंभों के माध्यम से अपना शासनादेश जारी करता था। स्तंभ लेख वो पत्थरों में खड़े पत्थर होते थे और एकाश में पत्थर, एक ही पत्थर को खड़ा किया जाता था और उसी पे राजा का आदेश लिखा जाता था। तो ये स्तंभ जो है दोस्तों ये मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। किस स्तंभ पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सारनाथ में स्थित है जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है। इसी को भारतीय राज्य चिन्ह में शामिल किया गया है। इसमें चार शेर आपस में पीठ सटाए दहाड़े हुए खड़े हैं, ठीक है। और उसी के नीचे जिस पे वो बेस पे वो खड़े हैं उसी पे एक चक्र बनाया गया है। और उसी चक्र का तिरंगे में जो नीला कलर है उसमें चक्र है नीले कलर में, उसका यूज वहाँ से किया गया है, ठीक है। सारनाथ से ही लिया गया है। और ये हमारा राज्य की चिन्ह भी है। पैसों पे, रुपयों पे आप देखते हैं चारों से दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये सारनाथ से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। वैदिक काल में छोड़ दें, वैदिक काल में पशुपालन पे निर्भर थी। बाकी जितने भी प्राचीन काल के शासक हुए उनकी अर्थव्यवस्था वो कृषि आधारित ही थी, ठीक है। और आंशिक रूप से व्यापार, उद्योग और युद्ध आधारित व्यवस्था होती रही है, लेकिन मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देवनामप्रिय नाम किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, अशोक को दिया गया था। देवनामप्रिय देवताओं के प्रिय। तो इनका अशोक को देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी कहते थे, राण्यो अशोक भी कहते थे। अलग अलग जो स्तंभ लेख मिले हैं वहाँ पे इसका वर्णन मिलता है। मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उडगोलम,
अभिलेख जो थे वहाँ पे इनका नाम अशोक मिलता है, ठीक है। और इनका अतिरिक्त नाम देवनाम प्रियदर्शी कहते थे, रानी अशोक भी मिला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक हो जाएगा। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, इससे पहले हम एक कोड देख लेते हैं। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है दोस्त। 6-7 तारीख को होने वाला आपका पेपर पेट 6-7 तारीख को होगा और ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर तैयारी कम हुई है तो उस रफ्तार बढ़ा के खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। दरवाजे को बंद कर लीजिए, खूब अच्छे से शांति से खूब दबा के पढ़ाई कीजिए। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, सिलेबस को अपने सामने रखिए। एक टॉपिक को 3 बार 4 बार 10 बार 12 बार जितनी बार हो सके उसको रिवीजन कीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। देखिए आपका एग्जाम में ना अच्छा नंबर आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर आएगा, ठीक है। सिलेबस को कवर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, समय मिले तो मॉक टेस्ट को लगाइए। आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें, ज़रूर सही होगा। अब हम गुप्त वंश चंद्रगुप्त मौर्य तो हो गया। गुप्त वंश के बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय पे फोकस्ड है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। अब यहाँ पे गुप्त वंश का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। और यही हरिसेन जो है दोस्तों, ये इलाहाबाद, जो आज का इलाहाबाद, उसमें अकबर का किला है, वहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति लिखे थे जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा और ऑप्शन देख लेते हैं। कुमारगुप्त दोस्तों, ये आप हमें कमेंट में बताइए कि गुप्त काल की स्थापना किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था और सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, ये आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन के देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो इसका ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो ये विक्रमादित्य के हिस्सा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनकी उपाधि विक्रमादित्य की थी, उन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो वराहमिहिर कालिदास जो नवरत्न थे वो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। बिंबिसार ये हर्यक वंश के शासक हैं। बिंदुसार ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, अशोक के पिताजी थे। पृथ्वीराज चौहान ये चौहान जो शासक थे, चौहान वंश, उसके आखिरी शासक रहे हैं। इसे बाद में मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में पराजित कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कालिदास थे। और इसके अतिरिक्त कालिदास ने मेघदूत और अग्निमित्र करके एक पुस्तक उन्होंने लिखा था जिसमें मालविका अग्निमित्रम जैसे इन्होंने कालिदास ने रचना किया था। और वहीं तुलसीदास दोस्तों, तुलसीदास ने कौन सी रचना किया था? रामचरितमानस इन्होंने लिखा था। और सूरदास भी कई किताबों का उल्लेख रचना किए हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मालविका अग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने लिखा था, ठीक है। इसका हमने ऊपर भी उल्लेख किया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। प्रभावती गुप्त जो है एक प्रसिद्ध महिला शासक थी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी जिन्हें वाकाटक शासक से इनका विवाह हुआ था। उनके मृत्यु के बाद वहाँ पे उन्होंने साम्राज्य को संभाला था और कई क्षेत्रों में दान भी दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा
किस नाम से, ये राइट आंसर यहाँ पे होगा वो डी, समुद्रगुप्त के अलावा इसको उनके जो राजनीतिक सलाहकार थे चाणक्य, उनको चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था और इन्हीं के दरबार में नवरत्नों का समूह रहता था और ये शकों को पराजित किए थे और उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और श्रीगुप्त इसके गुप्त वंश के संस्थापक थे, हमने आपसे पूछा था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने किया था। शक शासक रुद्रदामन ने भी किया था और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, और समुद्रगुप्त की बात करें दोस्तों, समुद्रगुप्त ये इनकी उपाधि जो थी वो कविराज की उपाधि इन्होंने धारण किया था और इन्हीं की प्रशंसा अकबर के किले में जो स्थित है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें किया गया है। इनके दरबारी कवि हरिसेन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी दोस्तों, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, ये जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का जो शासक है हर्षवर्धन, वहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, थानेसर। थानेसर ये हरियाणा में पड़ता है, वहाँ के ये शासक रहे थे। पहले वहाँ से शासन स्टार्ट किया था, बाद में अपना प्रसार किया तो इन्होंने राजधानी कन्नौज को बनाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो बी नंबर हो जाएगा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। किसने? हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो कादम्बरी के लेखक दोस्तों बाण थे। ठीक है, बाण भट्ट इसके, क्योंकि हर्ष के जो है ये दरबारी कवि थे। हर्ष भी विद्वान थे, इन्होंने भी कई किताबों को लिखा था, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इनको इन्होंने लिखा था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कन्नौज। हर्षवर्धन सबसे पहले थानेसर को, इनकी 2 राजधानियाँ थी, थानेसर और कन्नौज। थानेसर से पहले शासन करते थे, बाद में स्थानांतरित करके कन्नौज कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? वही क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। थानेसर इनकी पहली राजधानी थी, बाद में इन्होंने कन्नौज को राजधानी बना के शासन किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों राजपूत टॉपिक से स्टार्ट हो जाता है, राजपूत काल टॉपिक से। हम राजपूत काल के टॉपिक के क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट है ये हो जाएगा, तमिल साहित्य जो है वो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। जो पांड्य राजा थे वो तमिल कवियों को एक गोष्ठी संगठन में बुला करके कुछ साहित्यों का रचना करवाते हैं, उन्हीं साहित्यों को तमिल साहित्य या संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये नासिक ज़िले में पड़ता है, अजंता एलोरा ये औरंगाबाद ज़िले में पड़ता है। ठीक है, उसमें जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हम्पी में स्थित है। और हम्पी दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और ये विरूपाक्ष मंदिर यूनेस्को का वैश्विक धरोहर स्थल भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा महाबलीपुरम, जिसे शोर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये तमिलनाडु में स्थित है। ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। और बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये दोस्तों तंजौर में स्थित है और इसे राजराज प्रथम ने बनाया था। और नागेश्वरम मंदिर की बात करें तो इन्हें चोल शासकों ने इसे बनवाया था। हजारा मंदिर की बात करें दोस्तों तो इसे हुबली कर्नाटक के हुबली में स्थित है और इसे कृष्णदेवराय जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दंती दुर्ग जो है दंती वर्मन ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो विजयालय चोल जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा राजराज प्रथम ने करवाया था। और यही राजराज प्रथम ने दोस्तों ये गंगा के क्षेत्र में अभियान किए थे और यहाँ पे विजय के उपरांत गंगईचोलपुरम की उपाधि धारण करते हैं और गंगईचोलपुरम की स्थापना करते हैं। उसी क्षेत्र में ये एक चोल झील का निर्माण करवाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राजराज प्रथम ने ये चोल झील का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पल्ली छांदनम कहा जाता था। पल्ली छांदम कहा जाता था तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि थी। और बात करें अन्य ऑप्शन की तो अन्य जो ऑप्शन है ये विल्लन गवाई जो है ये गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। और शाला भोग दोस्तों ये विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दी गई दान होती थी। और ब्रह्मदेव जो होता था दोस्तों ये ब्राह्मणों को दी गई दान होती थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा दोस्तों गोंडेश्वर मंदिर जो है ये सिन्नार गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यादव वंश द्वारा निर्मित है और ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी अन्य जो ऑप्शन है नटराज मंदिर और पल्लाई वन्नाथर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर ये चोल शासकों द्वारा निर्मित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर गोपाल हो जाएगा। आपको अच्छे से पढ़ लें। देखिए और ये वंश जो थे कौन से वंश उसके पहले उसकी स्थापना किसने किया था? यहाँ से 3 क्वेश्चन मिले हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये पूर्वी हिस्से से संबंधित है। बी नंबर से हो जाएगा। ये मुंगेर भागलपुर जो क्षेत्र है वहाँ पे ये इनकी राजधानी थी मुंगेर और वहाँ से ये शासन करते थे। और पाल शासकों में से ही गोपाल इसकी स्थापना किए थे और उसके बाद धर्मपाल और उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। और देवपाल ने ये एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। देवपाल ने एक शैलेंद्र वंशी शासक जो जावा के शासक थे उनको 5 गांव दान दिया था। वहाँ पे कोई इमारत नालंदा में कोई बौद्ध मठ बनवा रहे थे उसके लिए उन्होंने 5 गांव दान दिया था। कौन? देवपाल ने। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा तोमर वंश का शासन था। और तोमर शासकों में से अनंगपाल जो थे बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों स्टार्ट होता है प्राचीन भारत विविध। प्राचीन भारत जो एक टॉपिक से अलग जिन टॉपिक का वहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया उससे इतर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली जनपद था, महाजनपद था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसकी राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में थी। शुरू में राजगीर वैशाली फिर पाटलिपुत्र होती है
और इस पर अलग अलग राजवंश शासन करते हैं। हर्यक वंश, महापद नंद वंश और शिशुनाग वंश, ठीक है। फिर उसके बाद मौर्य वंश शासन करता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, पूरा प्राचीन हिस्ट्री वहीं से केंद्रित होकर शासन करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। मथुरा जो दोस्तों ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। चंपा दोस्तों ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। वैशाली दोस्तों ये वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। काशी दोस्तों ये काशी की राजधानी थी। अगले हम क्वेश्चन को देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16 महाजनपद थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हम देख लेते हैं महाजनपद और राजधानी और आज के किस क्षेत्र में पड़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 2 क्वेश्चन मिला है, ठीक है। गांधार जो है ये तक्षशिला की राजधानी थी। रावलपिंडी पेशावर ये आज के क्षेत्र जो रावलपिंडी पेशावर है वहाँ पे ये गांधार पड़ता था, ठीक है। कंबोज इसकी राजधानी हाटक थी और ये आज के राजौरी और हाजरा क्षेत्र में पड़ता है। मत्स्य दोस्तों मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर थी और जयपुर, अलवर, भरतपुर आज का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये मत्स्य पड़ता था। कुरु जो है कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी। आज की दिल्ली, मेरठ, हरियाणा का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल होता है, ठीक है। पांचाल दोस्तों ये इसकी राजधानी अहिछत्रक और काम्पिल्य था और ये आज के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र में पड़ता है। और सूरसेन दोस्तों ये मथुरा की राजधानी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और ये आज के मथुरा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता था। कौशल दोस्तों इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और आज के फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जिले में ये पड़ता था। चेदी दोस्तों इसकी राजधानी शक्तिमती थी, आज के बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता था। वत्स दोस्तों ये कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, आज के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ता था। काशी दोस्तों इसकी राजधानी वाराणसी थी और इसकी जो है आज जो है वाराणसी का आसपास के क्षेत्र जो है काशी के नाम से भी जानते हैं, आज भी वही नाम है। मल्ल दोस्तों ये कुशावती इसकी राजधानी थी और ये आज के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्र में पड़ता था। वज्जी दोस्तों इसकी राजधानी वैशाली थी और आज के वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्षेत्र में ये पड़ता था। मगध की बात करें दोस्तों, मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगीर थी और ये आज के पटना, गया, बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता था। अंग की राजधानी चंपा थी, आज के भागलपुर और बिहार के क्षेत्र में ये पड़ता था। अवंती इसकी राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती थी और ये आज के एमपी जो है उसके मालवा क्षेत्र में पड़ता था। अस्मक इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी और आज के दक्षिण भारत का जो गोदावरी नदी क्षेत्र है उसमें ये पड़ता था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानी थी और आज के किस क्षेत्र में पड़ते थे, इसको आप अच्छे से देख लें, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की चरक संहिता संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चिकित्सा से संबंधित है। और ये चरक संहिता ये कनिष्क चरक जो दोस्तों ये थे कनिष्क के राज्य वैद्य थे और ये आयुर्वेद का विद्वान थे ये चरक। और चरक संहिता की रचना इन्होंने 120 अध्याय में किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने निरुक्त, व्युक्त, विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि, जो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे, ठीक है। इन्होंने इसकी रचना किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति शास्त्र, राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? सीधा साधा पूछा है कि नीति शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कामंदक के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था? राजा कनिष्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, चरक था, जो हमने ऊपर भी देखा था इस क्वेश्चन को। और चरक संहिता इन्होंने लिखा था और ये सारे जो ऑप्शन है ये आयुर्वेद के जानकार लोग थे। और सुश्रुत दोस्तों, ये सुश्रुत की बात करें तो ये शल्य चिकित्सा के जनक इन्हें कहा जाता था और इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा था। कश्यप की बात करें दोस्तों, ये बाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, ये इसके चिकित्सक थे और ये कश्यप संहिता इन्होंने लिखा था। पतंजलि की बात करें दोस्तों, ये योग दर्शन के जनक थे और योग सूत्र और महाभाष्य की रचना इन्होंने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अगले क्वेश्चन को देखें, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंचतंत्र दोस्तों ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। और इसके अतिरिक्त बात करें अन्य ऑप्शन की तो तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस लिखा था, वाल्मीकि ने दोस्तों रामायण लिखा था, वेद व्यास ने दोस्तों महाभारत लिखा था। एक क्वेश्चन के चलते आपको कई क्वेश्चन आपको तैयार हो जा रहे हैं, तो इसी तरह से आपको ऑप्शन को साथ एलिमिनेट करके भी लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी हैं, देख सकते हैं बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फेमस जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ लें। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये नाटक के रूप में लिखा गया है। शूद्रक द्वारा जो मृच्छकटिकम है ये दोस्तों इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना गाड़ी। और ये इसमें जो है ये एक निर्धन ब्राह्मण और एक वेश्या की प्रेम कहानी के बारे में नाटक के रूप में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। ये तोल्काप्पियम जो है ये इसके रचनाकार दोस्तों तोल्काप्पियर थे और ये तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो तक्षशिला शहर दोस्तों ये झेलम, ये सिंधु नदी है और ये इसके बाद यहाँ से झेलम आके इसमें मिलती है। झेलम और सिंधु नदी के बीच में ये क्षेत्र जो है तक्षशिला और ये स्थित है। और ये तक्षशिला ये गांधार की राजधानी थी और यही वो तक्षशिला है जो प्राचीन काल में ये प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था और यहीं पे चाणक्य आचार्य थे। तो इसका जो है तक्षशिला शहर किसके बीच में स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, भीमबेटका हो जाएगा, ठीक है। वैसे भीमबेटका में तो बहुत आंशिक रूप से मिलता है। भीमबेटका मध्य पाषाण काल का चित्रकारी गुफा है, लेकिन इसमें कुछ अंश इसके नवपाषाण काल के भी मिलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और बात करें अजंता गुफाएं, अजंता गुफा दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है और इसमें ये बौद्ध गुफाएं हैं। इसमें शायद 29 गुफा इसमें शामिल है। और ये एक उदयगिरी मध्य प्रदेश में है, एक जो है कलिंग में उड़ीसा में पड़ता है। और ये मेहरगढ़ दोस्तों, ये मेहरगढ़ जो है ये यहाँ पे ये सिंधु घाटी स्थल है और यहीं पे कपास का साक्ष्य मिला था। इसको हमने सिंधु घाटी वाले मैप में भी इसको हम बताए थे, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? तो इसे ऑप्शन से ही आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ताम्र मतलब तांबे का यूज कहाँ पे किया गया था? डी नंबर, ताम्रपाषाण युग में किया गया था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा महाविहार। नालंदा जो विश्वविद्यालय था, नालंदा महाविहार, इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, गुप्त शासक, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। ये जानकारी दिया गया है कि इससे आप राजवंश की पहचान करिए कि किस राजवंश के बारे में बताया गया है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना किया। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो पुष्यमित्र शुंग इस वंश की स्थापना, आप यहाँ पे एक लिंक मिल रहा है और विदिशा एक दूसरा लिंक मिल रहा है, 2 अश्वमेध ये तीसरा मिल रहा है और पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि ये 3-4 लिंक मिल रहे हैं। ये सारे लिंक किसके हैं? तो ये
शुंग वंश के हैं दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे पुष्पमित्र शुंग इसकी स्थापना करता है। पतंजलि इसके दरबारी कवि थे, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे उन्होंने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा एडी। 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु नहीं होती है, ये 1707 में होती है। बहुत ही थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर नहीं आ रहा तो आप गेस करके लगाएं, अगर नहीं फिर भी नहीं आ रहा तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकांश लोगों को गलत ही होंगे। तो अच्छा है कि गलत क्वेश्चन करने से बचें, लेकिन अगर आप गेस कर सकते हैं, पढ़े हैं तो ज़रूर करें। ये औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ठीक है। बाकी मुस्लिम युग की शुरुआत 622 में होता है, सही है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में होता है, सही है। कलिंग युद्ध 261 में होता है, ये भी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद में स्थित हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता जो है पूरी तरह से बौद्ध गुफा है, और एलोरा में 34 गुफाएं हैं जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? ये कुछ राजदूत हैं, कुछ यात्री हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ये इनका क्रम मिला। ये तो सबसे पहले फाह्यान आया था, ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के गुप्त काल में आया था पहले नंबर पे। और ह्वेनसांग दोस्तों ये हर्षवर्धन जो पुष्यभूति शासक थे, ये उसके काल में आया था। और ये आधुनिक भारत के काल में आता है। आधुनिक भारत में ये लगभग जेम्स प्रथम का ये राजदूत था, और ये जहांगीर के दरबार में आया था। तो पहले नंबर पे फाह्यान हो जाएगा, दूसरे पे ह्वेनसांग, और तीसरे नंबर पे टामसरो हो जाएगा। तो फाह्यान 2, 3, 1 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से आप मैचिंग करके बहुत ही आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में खजुराहो में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने इसका निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित युग्म है, कौन सा सही नहीं है? खजुराहो चोल वंश, यही गलत है, ठीक है। हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश से संबंधित है, सही है। लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश से संबंधित है, सही है। हजार स्तंभ मंदिर ये काकतीय राजवंश से संबंधित है, सही है। लेकिन खजुराहो दोस्तों ये चंदेल राजवंश से संबंधित है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये गलत है, और इसीलिए कौन सा अनुचित युग्म है? यही अनुचित युग्म है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्त ये हो गए 112 क्वेश्चन, हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर किया है 112 क्वेश्चन के माध्यम से। और हमने इसमें 2015 से अभी तक यूपी SSSC एग्ज़ाम के सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एंशिएंट इंडिया के थे, उनको हमने उसी के माध्यम से इसको कवर किया है। और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आपको सिलेबस जो है उसका सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लें, अपने मोबाइल में रखें, एक एक टॉपिक को कवर करें, क्योंकि जीके से 40-50 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट मिला के, तो बहुत बड़ा एरिया है। और बहुत ही अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छा नंबर देगा बहुत ही कम समय में। मैथ रीजनिंग समय लेते हैं, लेकिन ये समय नहीं लेगा अगर आपको आ रहा है तो कैसे आएगा? आप सिलेबस को अपने पास रखें, उसका एक एक टॉपिक को मल्टीपल रिवीजन लगाएं, 2 बार 3 बार, कम से कम 3 बार तो पढ़ ही लें। अगर उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। 5 बार 10 बार करिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक जितने सेट हुए हैं 10 सेट हुए हैं। तो 21, 22 और 23 में हुआ था, 3 सेट में 10 सेट हुए थे। उनका सेट निकलवा लीजिए, उसको हल कीजिए, ठीक है। अगर समय मिले तो मॉक टेस्ट दीजिए। डिसिप्लिन बनाए रखें, अनुशासित रहें और डेली मेहनत करते रहें, ज़रूर बहुत ही अच्छा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।